ओके, तो मैंने जैसे बोला था कि दो बेस्ट ऑप्शन है जहां पे हम स्क्रिप्ट के टैग को हमें लिखना चाहिए। दो बेस्ट जगहें हैं हमारे HTML के पेज में, दो जगहें ऐसी हैं जहां पे हम स्क्रिप्ट के टैग को लिख सकते हैं। पहली जगह कौन सी है? बॉडी के टैग के खत्म होने से पहले, बॉडी के टैग के खत्म होने से पहले, जैसे यहाँ पे मेरे पास बॉडी का टैग एंड हो रहा है और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के टैग को लिख सकता हूँ। दूसरी जगह कौन सी है? बॉडी के टैग के खत्म होने के बाद। अब यहाँ पे टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं अपनी चॉइस बता देता हूँ। मेरी चॉइस ये होती है कि मैं बॉडी के टैग के बाद लिखूं। मेरी चॉइस ये होती है कि मैं बॉडी के टैग के बाद स्क्रिप्ट का टैग लिखूं। क्यों? क्योंकि इससे मुझे समझने में आसानी होती है। मेरे दिमाग में एक बात सेट होती है कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ HTML होगा। बॉडी के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो टोटली HTML होगा और बॉडी के बाहर में जो भी लिखूंगा वो जावास्क्रिप्ट होगा। तो इस तरह से मैं HTML और जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा दूर दूर करके रख देता हूं। तो क्लियर है? अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे बॉडी के पहले लिखो या बॉडी के बाद लिखो, दोनों सही है। बॉडी के पहले लिखो, बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले लिखो, मतलब यहाँ पर बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले लिखो, यहाँ पर वो भी सही है। बॉडी के टैग के क्लोजिंग टैग के बाद लिखो तो भी सही है। पर अब जो आपको बेस्ट लगे आप लोग वो कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं, और एक और चीज, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो क्या होगा? वो हमारा HTML होगा, CSS होगा या जावास्क्रिप्ट होगी? बिल्कुल सही। इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो एज अ जावास्क्रिप्ट काउंट होगी। यहां तक क्लियर है? तो अब देखते हैं हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि मैं किस तरह से इस इमेज को चेंज कर सकता हूं। मैं अपनी इस इमेज को चेंज कर सकता हूं जब मैं बटन क्लिक करूं। तो टेंशन नहीं, मतलब इस वक्त जो मैं कोड लिख रहा हूं जस्ट सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं कि इंटरेक्शन होती क्या है। आगे चल के मैं इस कोड को डिटेल में एक एक चीज समझा दूंगा। आगे चल के मैं इस कोड की एक एक चीज समझा दूंगा। लेट्स सी दिस। इनिशियली मेरे पास अब अगर मैं अपने इस पेज को लोड करता हूं, मैं अगर अपने इस पेज को लोड करता हूं, इनिशियली आप कौन सी पिक्चर देख सकते हो? एक बल्ब की। पर जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो हमारी पिक्चर चेंज हो गई। अब इस हमारे इस रिफ्रेश वाले आइकॉन पर देखना और इस टाइटल को देखना। इस रिफ्रेश के आइकॉन को लेट मी एनोटेट इट। इस इस रिफ्रेश वाले आइकॉन को देखना और इस टाइटल को देखना और यहाँ पे इस लिंक को देखना। हमारा पेज कभी भी चेंज नहीं होगा। हमारा पेज कभी भी चेंज नहीं होगा जब मैं क्लिक करूंगा तो जस्ट पिक्चर चेंज हो जाएगी। सी दिस? तो ये हमारे पास एग्जांपल होती है इंटरेक्शन की।
तो अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इंटरेक्शन किस तरह से होती है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंटरेक्शन किस तरह से होती है। इंटरेक्शन से मतलब क्या था मेरा? कम ऑन रिप्लाई। ओके, लेट सपोज ये मेरे पास रैम है। ये क्या है मेरे पास? ये मेरी रैम है। हमारे पास रैम में कुछ इस तरह के कॉलम्स बने हुए होते हैं। रैम में हमारे पास कुछ इस तरह से कॉलम्स बने हुए होते हैं। लेट सपोज मैं रैम में एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले समझाया था। क्या प्रोसेसर तक कोई भी चीज डायरेक्ट प्रोसेसर के पास जाती है? मैंने उस दिन की क्लास में आप लोगों को जब यूनिकोड्स और आस्की कोड की एग्जांपल समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि एक इस तरह से इंटरप्रेट होता है। तो क्या कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोसेसर के पास जाती है? कम ऑन रिप्लाई। क्या कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोसेसर के पास जाएगी? ओके, तो वेट अ सेकेंड, आवाज है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ रैम में एक वैल्यू है। लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है 5। मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी 5, और यहाँ पे भी मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी 5। मैंने एक दफा ये वैल्यू तो स्टोर कर दी रैम में। एक दफा मैंने इनिशियली मान लो मैंने वैल्यू स्टोर कर दी रैम में। अब रैम में होगा ये। अब रैम में क्या सिर्फ हमारी वैल्यू स्टोर होंगी? रैम में हमारी वैल्यू ही तो स्टोर नहीं होंगी। रैम में और भी बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी। लेट सपोज इतने हिस्से में इतने हिस्से में हमारा लेट सपोज इतने हिस्से में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। इतने हिस्से में लेट सपोज इतने हिस्से में हमारे पास गूगल क्रोम ओपन हुआ हुआ है। गूगल क्रोम ओपन हुआ हुआ है। और लेट सपोज इतने हिस्से में यहाँ पर मेरे पास वीएलसी भी शुरू हुआ हुआ है। मेरे पास वीएलसी भी ओपन हुआ है, मतलब मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब ओपन हुए हैं। तो अब होगा क्या कि अगर मैं रैम में कोई भी एक चीज रखूंगा, लेट सपोज मैं रैम में कोई भी एक चीज रखूंगा, तो वो जहां उसे जगह फ्री मिलेगी वो वहां जाके बैठ जाएगी। जहां जगह फ्री मिलेगी रैम में वो चीज वहां स्टोर हो जाएगी। लेट सपोज उसे पहली दफा जगह मिली यहाँ पर। तो हम लोगों के पास अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करूंगा, तो क्या आप लोगों को पता है कि रैम में ये जगह कहाँ मिलेगी? एक दफा तो आप लोगों ने स्टोर कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब आप स्टोर करोगे 5, नेक्स्ट टाइम मैं मान लो 5 स्टोर कर रहा हूं, तो आपको अंदाजा है कि रैम में ये किस जगह पर स्टोर हुआ होगा? हमें नहीं पता होगा। हमें नहीं पता होगा कि कहाँ स्टोर हुआ होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि और कितने सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हुए हैं हमारे कंप्यूटर में। कितनी जगह हमारे प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ली हुई है, कितनी जगह गूगल क्रोम ने ली हुई है, हमें नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल हमारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। क्या करते हैं हमारे? ये क्या काम करते हैं? इनका काम क्या होता है? टू स्टोर द वैल्यू। पर वेट अ सेकेंड, अगर मैंने बोला टू स्टोर द वैल्यू, तो अब आप लोगों के माइंड में बात होगी कि वैल्यू कहाँ स्टोर होने वाली है। वैल्यू कहाँ स्टोर होने वाली है हमारे पास? अगर वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर करते हैं, तो आप लोगों के माइंड में बात होगी वेरिएबल कहाँ स्टोर होने वाले हैं? वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होने वाले हैं हमारे पास? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में तो कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। स्क्रिप्ट तो जस्ट एक लिखी हुई चीज है। वेट। ओके, वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी हमारे पास? रैम में वैल्यू स्टोर होगी। तो जैसा कि अब आप लोगों को पता है, रैम में कहाँ स्टोर होगी? रैम में भी कहाँ स्टोर होगी? जहां उसे फ्री स्पेस मिलेगी। जहां उसे फ्री स्पेस मिलेगी वहां पे स्टोर होंगी। कहां स्टोर होंगी रैम में भी वैल्यू? जहां पे भी उसे फ्री स्पेस मिलेगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जहां पे भी उसे फ्री स्पेस मिलेंगी रैम में वहां पर स्टोर होंगी। बिल्कुल, चलो सही है।
यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब वैल्यू बनाने के लिए जहां तक सही है, अब हमारे पास वैल्यू रैम में स्टोर हो गई है, पर अब मान लो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई है, अब मुझे ये वैल्यू दोबारा चाहिए। मैंने एक दफा वैल्यू स्टोर तो कर दी, अगर मैंने वैल्यू स्टोर की है तो इसका मतलब ये है कि मुझे बाद में चाहिए होंगी तो मैंने स्टोर की है ना, मुझे बाद में चाहिए होंगी तो मैंने स्टोर की है। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए होगी, लेट्स से मुझे ये 5 वैल्यू चाहिए थी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ 3 में, लेट्स से मुझे ये 3 वैल्यू चाहिए थी, तो अब मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ ये 3 वैल्यू? अब मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ ये 3 वैल्यू? एनी गेस? वेरिएबल से वो उसके ऊपर बाद में आते हैं, उसके ऊपर बाद में आते हैं। अब इनिशियली जस्ट सिनेरियोस ये समझो, अब मेरे पास, अब अगर मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यहां से एक्सेस करूंगा इसे। मैं किस तरह से बोलूंगा? मैं कहूंगा कि मैं कहूंगा कि थर्ड रो, लेट्स से सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, और रो कौन सी? थर्ड रो में जो भी पड़ा है वो हमारी एक सेकंड वैल्यू है, वो हमारी वैल्यू 3 है। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां तक क्लियर है? मैं इसे शॉर्ट करके लिख देता हूं, मैं इसे शॉर्ट कर कर लिख देता हूं, लेट से मैं लिख देता हूं 2,3। तो इस जगह पर हमारी 3 वैल्यू स्टोर है, इस जगह पर हमारी 3 वैल्यू स्टोर है। पर क्या इस तरह से ना, इस तरह से अगर ये तो हम तब लिख सकते हैं, ये नंबर्स तो हम लोग तब दे सकते हैं अगर हमें पता हो रैम में वो किस जगह पर स्टोर है। ये नंबर, रो और कॉलम तो हम तब दे सकते हैं जब हमें पता हो कि रैम में वो किस जगह पर स्टोर है। पर जब हमें पता ही नहीं होगा वो रैम में किस जगह पर स्टोर है, तो आपको ये रो और कॉलम के नंबर पता होंगे? हो सकता है हमारी 3 वैल्यू जहां पर ना हो, यहां पर हो सकता है यहां पर हो। तो अब हमें नहीं पता कि रैम में किस जगह पर स्टोर है, तो रो और कॉलम को देना, रो और कॉलम को देना अच्छा अच्छा आइडिया नहीं है। रो और कॉलम से हम लोग नहीं पहचान सकते। तो अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है? वार का कीवर्ड। वार कीवर्ड क्या करता है? वेरिएबल बनाता है। अब आते हैं वेरिएबल बनाएंगे किस तरह से। वेरिएबल बनाने के लिए मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है? अब मैं कीवर्ड को डिफाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले समझा दिया है। जब हम लोग इनिशियली HTML सीख रहे थे तो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि वर्ड अल्फाबेट्स मिलकर नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर एग्जांपल लें तो अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड बनाते हैं। पर अगर हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज की एग्जांपल लें तो वहां पे अल्फाबेट्स मिलकर कीवर्ड्स बनाते हैं। तो वार का कीवर्ड क्या करता है? क्रिएट करता है एक वेरिएबल को। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? वार का कीवर्ड क्या करता है? क्रिएट करता है एक वेरिएबल को। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अब अगर ये वेरिएबल क्रिएट हो गया, अब वेरिएबल अब वेरिएबल अब मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब इस वेरिएबल को क्या मैं इस तरह डायरेक्ट रैम में रो और कॉलम के नंबर से एक्सेस कर सकता हूं? इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या मैं डायरेक्टली रैम से रो और कॉलम के जरिए एक्सेस कर सकता हूं? अगर हमें एड्रेस पता हो तो कर सकते हैं। जबकि हमें पता है, जबकि हमें पता है कि एड्रेस हमें नहीं पता होगा। हमें नहीं पता कि ये 5 कहां पर स्टोर होगा। क्या आपको पता है कि ये 5 रैम में किस जगह पर स्टोर होगा? आप लोगों को अंदाजा है ये 5 रैम में किस जगह पर स्टोर होगा? हमें नहीं पता है किस जगह पर स्टोर होगा। अगर हमें नहीं पता किस जगह पर स्टोर होगा, अगर हमें नहीं पता किस जगह पर स्टोर होगा, तो हम इसके इस रो और कॉलम के नंबर से भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें पता ही नहीं है कि किस जगह पर स्टोर होगा तो हम इसको रो और कॉलम से भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्यों ना मैं इस वेरिएबल को एक नाम दे दूं? क्यों ना हम इस वेरिएबल को एक नाम दे दें, एंड gives it a name। अब क्यों ना मैं इस वेरिएबल को एक नाम दे दूं?
लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं और इस वेरिएबल को नाम दे देता हूं माय फर्स्ट वेरिएबल। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दे देता हूं इनको अलग करने के लिए, माय फर्स्ट वेरिएबल। और यहाँ पे लेट्स से मैं स्टोर कर लेता हूं 5। अब क्या होगा, अब ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट में कोड लिखा। अब कंप्यूटर जो कि ब्राउजर है हमारा, जो कि हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर है, वो इसको किस तरह से पढ़ेगा, वो इसको किस तरह से पढ़ेगा, किस तरह से पढ़ेगा, लेट्स सी। मैं ये सब वैल्यूज डिलीट कर देता हूं यहाँ पर। ब्राउजर किस तरह से पढ़ेगा, रैम में जहां पे भी उसे खाली जगह मिलेगी, जहां पर भी उसे खाली जगह मिलेगी, वहां पर वो ये वैल्यू स्टोर करवा देगा 5। यहाँ पर उसने वैल्यू स्टोर करवा दी 5। अब क्या करेगा वो, अब जबकि हमें पता है कि हम रैम में डायरेक्ट इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो वो इस ब्लॉक को, अब ये बॉक्स दिख रहा है, अब ये वैल्यू 5 एक बॉक्स में सेव है, मैं इसे एक बॉक्स की तरह देख सकता हूँ, मैं इसको एक बॉक्स की तरह देख सकता हूँ, इस वैल्यू 5 को मैं इसको एक बॉक्स की तरह देख सकता हूँ। अब इस पूरे के पूरे ब्लॉक को, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को वो क्या नाम दे देगा, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को वो नाम दे देगा माय फर्स्ट वेरिएबल। इस पूरे के पूरे ब्लॉक को वो क्या नाम दे देगा, माय फर्स्ट वेरिएबल। अब हमें ये जस्ट वो खुद ही कर लेगा, इसमें ये आपका सरदर्द नहीं है। ये गूगल क्रोम किस तरह से करता है, वो किस तरह से करता है, ये हम इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सरदर्द नहीं है वो। जस्ट हमें ये चीज वो करके दे देगा और हमें इससे जस्ट, अब अगर मुझे कभी भी ये वैल्यू 5 चाहिए होगी, अब अगर मुझे कभी भी ये वैल्यू 5 चाहिए होगी, तो अब मुझे कॉलम और रो देने की नीड है। अब मुझे रो और कॉलम देने की नीड नहीं है। अब मैं क्या कहूंगा, माय फर्स्ट वेरिएबल के पास जाओ और वैल्यू उठा लो, माय फर्स्ट वेरिएबल के पास जाओ और वैल्यू उठा लो। हमने इस पूरे के पूरे ब्लॉक को एक अपना नाम दे दिया। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इस एक लाइन का मतलब समझ में आ गया। ये एक लाइन हमारे पास क्या कर रही है, इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आ गया। वार क्या करता है, वार वेरिएबल बनाता है, वार क्या करता है, एक वेरिएबल बनाता है। माय फर्स्ट वेरिएबल, हमने इसको कोई भी नाम दे दिया, इक्वल का साइन, मतलब इसमें रख दो, और क्या रख दो, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी 5, क्या इसमें 5 रख दो। अब बैकएंड पे क्या होगा, ये 5 वैल्यू हमारे पास रैम में कहीं पे भी सेव हो जाएगी, और जिस जगह पर सेव होगी उस जगह का नाम आ जाएगा माय फर्स्ट वेरिएबल, वही नाम जो हमने वहां पर दिया था। तो अब जब कभी भी मुझे 5 चाहिए होगा, जब कभी भी मुझे 5 चाहिए होगा, तो मुझे इनको देने, इस कॉलम और रो की नीड नहीं होगी। मैं जस्ट वेट अ सेकंड, कोई मसला नहीं, मैं इसको ओके। वार कीवर्ड क्या बना रहा है, एक वेरिएबल बना रहा है जिसको आप फिलहाल के लिए एक डब्बा समझ सकते हो, और इसके ऊपर उसने लिख दिया माय फर्स्ट वेरिएबल। डब्बे के ऊपर उसने क्या लिख दिया, माय फर्स्ट वेरिएबल। डब्बे के ऊपर उसने लिख दिया माय फर्स्ट वेरिएबल, और डब्बे में हमने क्या रख दिया, डब्बे में हमने 5 रख दिया, डब्बे में हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। अब जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इस पूरे के पूरे डब्बे को रैम में स्टोर कर देगी, इस पूरे के पूरे डब्बे को रैम में स्टोर कर देगी। अब अगर मैं आके बोलता हूं माय फर्स्ट वेरिएबल, तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अब उसे रैम से ये वैल्यू भी मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है, अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब इस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, अब इस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। अब जो मैं प्रिंटिंग के लिए लाइन लिख रहा हूं, फिलहाल के लिए इसे छोड़ देना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन माय फर्स्ट वेरिएबल। अब लेट्स चेक कि हमारे गूगल ब्राउजर पे क्या चेंजेस आए। हमारे गूगल ब्राउजर पे क्या लिखा हुआ है देखो,
हमारे ब्राउजर पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। जो भी हमने जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे चेंज करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000। अब हमारे पेज पे हमें क्या लिखा हुआ नजर आएगा? 1000 लिखा हुआ नजर आएगा। और अब क्या मैं यहाँ पे अब हमें ये पता है, कि वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं। हमें ये पता है वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं। वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं? रैम में। हमें ये पता है वेरिएबल रैम में स्टोर होते हैं। तो अब मैं रैम से इस वेरिएबल को वापस मंगा रहा हूं। मैं रैम से इस वेरिएबल को वापस मंगा रहा हूं, पर मैं क्या रो और कॉलम यूज कर रहा हूं? जैसा कि हमने यहां पर देखा था, क्या मैं यहां पे रो और कॉलम वाला तरीका यूज कर रहा हूं? नहीं। जबकि मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं जस्ट इस वेरिएबल का नाम यूज कर रहा हूं। हम लोग आगे करेंगे भी नहीं, हम लोग इस तरह नहीं करते। रो और कॉलम यूज नहीं करते हम रैम से एक्सेसिंग के लिए। रैम से एक्सेसिंग के लिए रो और कॉलम यूज नहीं करते। वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था कि रैम में चीजें स्टोर किस तरह से होती हैं। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है वेरिएबल का? तो अब मैं यहां से इस वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा से कर रहा हूं। अब मैं प्रिंट किस तरह से कर रहा हूं? अब आते हैं कि मैं इस वैल्यू को प्रिंट किस तरह से कर रहा हूं। प्रिंट करने के लिए कुछ भी, क्या अब देखो हमारे बॉडी के टैग में क्या मैंने कोई भी वैल्यू लिखी है? बॉडी के टैग में मैंने कुछ भी लिखा है? बॉडी के टैग में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। पर अगर यहां जाके आप लोग देखोगे तो हमारे बॉडी के टैग में 1000 प्रिंट हो रहा है। बॉडी के टैग में 1000 लिखा हुआ आ रहा है, जो कि किसने लिखा? बॉडी के टैग में किसने लिखा? बॉडी के टैग में जावास्क्रिप्ट ने लिखा। बॉडी के टैग में किसने लिखा? जावास्क्रिप्ट ने। यहां तक क्लियर है? ओके। अब जावास्क्रिप्ट में बॉडी के टैग में किस तरह से लिखा? फिलहाल फिलहाल इस पूरी लाइन को रट्टा मार लो, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस लाइन को याद कर लो, आगे हम लोग इसको डिटेल में डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज है, ये डॉट क्या है, ये सब क्या चीज है। फिलहाल इसे याद कर लो। बॉडी के टैग में कुछ भी लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट विथ स्मॉल डी। ये याद रहे, स्मॉल डी। डॉट राइट, WRITE, राइट लाइन, LN स्टैंड्स फॉर लाइन। हमारे पास ये ब्रैकेट्स, और इस ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल को पास कर दिया। तो जो कुछ भी होगा इस वेरिएबल में, जो कुछ भी इस वेरिएबल में स्टोर होगा, जो कुछ भी इस वेरिएबल में स्टोर होगा, वो कहाँ लिखा जाएगा? वो बॉडी के टैग में लिखा जाएगा। यहां तक क्लियर है? फिलहाल इसे सिर्फ याद कर लो, फिलहाल के लिए याद कर लो। नेक्स्ट अगली क्लासेस में हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि क्या चीजें होती हैं। यहां तक क्लियर है? लेट्स से मैं इसको, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और देना चाहता हूँ। लेट्स से मैं इसके नीचे दोबारा से डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन। मैं अपना हेडिंग का टैग देना चाहता हूँ, मैं H1 का टैग क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं किस तरह से करूंगा? डॉट, अब मेरे पास डबल कोटेशन, हमें पता है, जैसे कि मैंने पहले बोला था जब हमने एक्सेल में देखा था, स्ट्रिंग लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डबल कोटेशन यूज करते हैं। तो डबल कोटेशन, इसके अंदर मैं अपना H1 का टैग क्रिएट करता हूं, और यहां पे लिख देता हूं हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी द चेंजेस। हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। अगर आप इसे इंस्पेक्ट करके देखोगे तो ये हमारे पास H1 का ही टैग होगा। ये हमारे पास क्या है? देखो, H1 का टैग है। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है यहां तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर ये लाइन समझ में नहीं आई तो डोंट वरी, इस लाइन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देख लेंगे।
अगर ये नीचे वाली लाइन किसी को समझ नहीं आई तो डोंट वरी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देख लेंगे। पर ये समझ में आ गया कि ये मैंने स्क्रीन पर लिखा किस तरह से।